प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। तो प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास में हम लोग पढ़ रहे थे अनुच्छेद में, और इसमें हम लोगों ने पढ़ा था निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा पढ़ा था, और इसमें हम लोगों ने कहाँ तक लिखाया था? आर्टिकल 41 लिखा दिया, 45 लिखा था ना। तो अनुच्छेद 45 में कहा गया है कि आर्थिक रूप से कमजोर, आर्थिक रूप से कमजोर, आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है उनके लिए क्या है, 6 से 14 वर्ष, जब तक 14 वर्ष के बच्चे नहीं हो जा रहे हैं तब तक उनको निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया। तो कहने का तात्पर्य इसमें यही है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45 में कहा गया है कि जो भी अर्थात आर्थिक रूप से कमजोर है, इसमें SC ST OBC का उल्लेख नहीं बल्कि सभी लोगों के लिए यह प्रावधान किया गया था कि जो भी अर्थात आर्थिक रूप से कमजोर है उनको क्या है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दिया जाए। और कितने से कितने? 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चे। कितने? 6 से 14। और कैसा शिक्षा दिया जाएगा इसमें? निःशुल्क और अनिवार्य, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। इस अनुच्छेद 40 का अध्याय क्या है? इसमें नीति निर्देशक तत्व है। क्या है? नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व जो होता है यह राज्य कैसे संबंधित है? राज्य का यह कर्तव्य होता है कि आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करे जिसकी उम्र 6 से 14 वर्ष आयु के बीच में हो। तो इस अनुच्छेद का तात्पर्य यही है। और इसमें डिफरेंट क्या है? इसमें SC ST OBC के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया बल्कि सभी लोगों के लिए प्रावधान किया गया है। किस अनुच्छेद में 40 आ जाएगा, एग्जाम दे सकते हो। और इसी तरीके से क्या है कि जो दुर्बल वर्ग है, कौन है? दुर्बल वर्ग है। अनुच्छेद 46 इसमें क्या है? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति जनजाति, अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजाति। और 1951 में OBC अन्य पिछड़ा, अदर बैकवर्ड क्लास। ST का मतलब क्या होता है? शेड्यूल्ड ट्राइब और शेड्यूल्ड कास्ट। शेड्यूल का मतलब अनुसूचित कास्ट मतलब ST का मतलब क्या होता है? शेड्यूल्ड ट्राइब, अर्थात क्या है? शेड्यूल्ड ट्राइब मतलब जनजाति, है ना। तो इस तरीके से क्या है, इसमें कहा गया है कि जो आर्थिक रूप से ऐसे दुर्बल वर्ग जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और क्या है अन्य पिछड़ा वर्ग के सभी बालकों को क्या है शिक्षा प्रदान किया जाएगा। राज्य का कर्तव्य बनता है इन सभी वर्गों को शिक्षा समय पर उपलब्ध कराए। लिख लीजिए अनुच्छेद 45 है। उस टाइम नहीं ऐड किया गया तो 1951 OBC को ऐड कर दिया गया उसमें, ठीक है। तो लिख लो इसमें अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 45। और इसको आप लोग को हमने ये भी बताया कि
66वें संविधान संशोधन के द्वारा वर्ष 2002 में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया था। इस आर्टिकल को 21A या का कहा गया है। 66वां संविधान संशोधन सन 2002 में, अर्थात 2002 में एक संशोधन किया गया तो 66वें संविधान संशोधन के रूप में जाना जाता है। संशोधन क्या किया गया कि जो 45वां अनुच्छेद था निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का, इसी को मूल अधिकार में रखा गया और मूल अधिकार में 21 का के तहत कब किया गया था? 2002 में। कौन सा संविधान संशोधन था? एकदम याद कर लेना, इसे एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, 21 का के तहत क्या है इसका प्रावधान किया है। ठीक है, तो चलिए इसमें अनुच्छेद 45 राज्य के नीति निदेशक तत्व, राज्य के नीति निदेशक तत्व में राज्य का यह उत्तरदायित्व है कि राज्य का यह उत्तरदायित्व है कि राज्य का यह उत्तरदायित्व है कि दायित्व है कि 6 से 14 वर्ष आयु के बच्चों को 6 से 14 वर्ष आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा पूर्ण रूप से लागू करें और इसी के संदर्भ में सन 2002 में और इसी के संदर्भ में सन 2002 में 86वां संविधान संशोधन पारित किया गया। 86वें संविधान संशोधन पारित किया गया। 86वां संविधान संशोधन पारित किया गया और इसे मूल अधिकार के अनुच्छेद 21 ए या का, अनुच्छेद 21A या का के रूप में निर्धारित किया गया। क्या निर्धारित किया गया है? 6 से 14 वर्ष के आयु के बालकों को अर्थात निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान किया जाए, है ना। तो इस तरीके का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45 में किया गया था। फिर इसको 2002 में 86वां संविधान संशोधन को पारित करके अनुच्छेद 21 में 21 का के रूप में प्रतिस्थापित किया। अब ये आपका मूल अधिकार हो गया। शिक्षा आपका मूल अधिकार है, आप शिक्षा से वंचित नहीं हो सकते, समझ रहे। नीति निदेशक तत्व है तो उससे वंचित हो सकते हैं, लेकिन मूल अधिकार से वंचित, राइट, ठीक है। उसके बाद देखिए अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 46 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 46, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 46 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, तथा 1951 में अन्य पिछड़ा वर्ग के बच्चों को जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, आवश्यक रूप से कमजोर हैं, इनको निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा 6 से 14 वर्ष के बालकों को, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को दिया जाए, ताकि शैक्षिक रूप से कोई वर्ग पिछड़ा ना रहे। ठीक है, अनुच्छेद 51 का, अनुच्छेद 51 का ठीक है। अब देखिए ये जो अनुच्छेद 51 क्या है, अनुच्छेद पूरे में आता है, इसमें मैं बताया था 51 का क्या है, 51 का पहले 51 था, इसको क्या है, इसमें भी संशोधन किया गया, क्या है, इसमें भी संशोधन किया गया और इसमें निर्धारित किया गया कि जो ये मूल कर्तव्य है, क्या है, मूल कर्तव्यों की संख्या पहले कितनी थी, 10 थी। तो इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 में, 42वें संविधान संशोधन 1976 में मूल कर्तव्यों की संख्या जो 10 थी उसमें एक बढ़ा करके इसकी संख्या कितनी कर दी गई, 11। अर्थात क्या है, अब मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी हो गई, इसमें क्या निर्धारित किया गया कि माता पिता का यह मूल कर्तव्य है कि वह अपने 6 से 14 वर्ष के बालकों को शिक्षा कराए, शिक्षा प्रदान कराए, है ना, शिक्षा दे। तो इसलिए क्या है कि 51 का में ऐसा प्रावधान कर दिया गया और कब किया गया, 1976 के संविधान संशोधन के तहत, 42वें संविधान संशोधन के तहत, है ना। तो इस तरीके से क्या है, यह प्रावधान इसमें किया गया। अब मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, रूस से लिया गया, सबको मालूम होगा, हम लोगों ने पढ़ा भी था। कहाँ से लिया गया है मूल कर्तव्य, सोवियत संघ अर्थात रूस से लिया गया है। तो अनुच्छेद 51 का के तहत
इक्यावन का 42वां संविधान 1976 के तहत क्या है कि एक मूल कर्तव्य को शामिल किया गया। क्या किया गया? अगर 51 का ऐसे आता है आपको या मूल कर्तव्य आता है कि तो इसमें क्या लिखोगे? भाग 4 का क्या? भाग 4 का में उल्लेख किया गया मूल कर्तव्य का। इसको हम किस देश से लिए हैं? रूस से, है ना। षोडश समिति के आधार पर मूल कर्तव्यों का क्या है? उल्लेख किया गया है। तो इस तरीके से क्या है कि ये जो मूल कर्तव्य है, ये जो मूल कर्तव्य है, इसको क्या है? रूस से हमने लिया है और 51 का के तहत 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत इसको ऐड किया गया। अब क्या किया गया कि माता पिता का एक कर्तव्य है कि वह अपने बालकों को जिनकी उम्र 6 से 14 वर्ष की हो उनको शिक्षा प्रदान करना अनिवार्य कर दिया गया है कि कोई माँ बाप ऐसा नहीं होगा जो अपने बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की उपलब्धता होती हुई भी वह नामांकन नहीं कराएगा, है ना। तो ये क्या है? प्रोजेक्ट। तो लिख लो इसमें। देखो 51 का पहले लिखो मूल कर्तव्य सोवियत संघ या रूस से लिया गया है। सोवियत संघ या रूस से लिया गया है। जो भाग 4 का में शामिल किया गया है। जिसकी संख्या 10 है, परंतु 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत 42वें संविधान संशोधन के तहत मूल कर्तव्यों में एक और मूल कर्तव्य जोड़ा गया। जिसमें कहा गया कि माता पिता का यह कर्तव्य है कि 6 से 14 वर्ष आयु के बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करे। मतलब माता पिता का कर्तव्य हो जाता है कि शिक्षा उनको उपलब्ध कराए, है ना। शिक्षा उनको उपलब्ध कराए ताकि वो शिक्षित हो जाए। ठीक है। उसके बाद भाषा और अंगों का प्रयोग अनुच्छेद 343 क्या है? अनुच्छेद 343 1 अनुच्छेद 343 1 इसमें जो लिखा है संघ की राजभाषा हिंदी, लिख लो। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी लिपि होगी। लिपि कौन होगी? देवनागरी।
अर्थात शासकीय कार्यों में राजभाषा हिंदी का प्रयोग करने का प्रावधान किया गया। शासकीय कार्यों में हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, अनुच्छेद 345, 346 और 347। ठीक है, तीन सौ 346 में यह निर्धारित किया गया, राज्य को यह अधिकार, सुनो, राज्य को यह अधिकार दिया गया है कि अगर वहां के विधानमंडल ने पारित कर दिया कि वहां पर कौन सी भाषा को शासकीय रूप में प्रयोग किया जाएगा, तो वहां पर उस भाषा को शासकीय कार्यों में प्रयोग किया जा सकता है ना। जैसे उत्तर प्रदेश में हिंदी, यहाँ पर कन्नड़ है, मलयालम है, वहाँ के राज्य की भाषा अलग होती है ना। तो इस तरीके से क्या है कि वहाँ के अगर विधानमंडल चाहे तो वहाँ पारित करके और उस भाषा को अपना सकती है। समझ रहे हो कि नहीं? तो इस तरीके इसको हम डिटेल आगे पढ़ेंगे, जो कि डिटेल पढ़ना है उसको पढ़ने में कर लेते हैं। अनुच्छेद 350, अनुच्छेद 350 प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा की सुविधाएं क्या है? अनुच्छेद 350। तो इसमें किसका मातृभाषा का उल्लेख किया गया है? किसका उल्लेख किया गया है? मातृभाषा का उल्लेख किया गया है प्राथमिक स्तर पर। किस पर? प्राथमिक स्तर पर किसका प्रयोग? मातृभाषा का प्रयोग। मातृभाषा का प्रयोग कहाँ पे? प्राथमिक स्तर पर। किस अनुच्छेद में? 350। तो कहने का मतलब ये है कि अनुच्छेद 350 में उल्लेख किया गया है कि प्राथमिक स्तर पर हर एक राज्य या राज्यों के मध्य में यह निर्धारित होगा कि वहां पर जो भाषाएं प्रचलन में है उस भाषा को क्या है रखा जाए सिलेबस प्राथमिक स्तर पर, है ना। तो कहने का मतलब प्रारंभिक स्तर पर, प्रारंभिक लिखा हुआ है प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा, मतलब वहां पर जो भाषा बोली जाती है ना। आपके यहाँ कौन सी भाषा बोली जाती है? हिंदी तो मातृभाषा होती है। वही केरला में मलयालम, तमिलनाडु में तमिल, कर्नाटक में कन्नड़। तो इस तरीके से वहां पर क्या है उन भाषाओं को प्राथमिक स्तर पर शामिल किया जाए ताकि लोगों को जल्दी से समझ में आए। तो लिख लो अनुच्छेद 350, अनुच्छेद 350 के अंतर्गत, अनुच्छेद 350 के अंतर्गत यह उल्लेख किया गया है कि अनुच्छेद 350 के अंतर्गत यह उल्लेख किया गया है कि प्राथमिक स्तर पर
मातृभाषा का प्रयोग किया जाए। चाहे वह अल्पसंख्यक हो और चाहे बहुसंख्यक हो, जो उनकी स्थानीय भाषा होगी, उस भाषा को प्राथमिक स्तर के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। प्राथमिक स्तर के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। प्राथमिक स्तर के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए ताकि बच्चे आसानी से शिक्षित हो सके। ठीक है, इसमें समवर्ती सूची हम लोग आगे पढ़ेंगे, इसका आगे टॉपिक है। ठीक है, स्त्री शिक्षा भी 15 अनुच्छेद जो है उसको भी आगे डिटेल पढ़ेंगे। जब स्त्री शिक्षा पढ़ेंगे तो 2 लाइन इसमें दिया है स्टार्टिंग में लाल। ठीक है, तो उसके बाद इसमें आता है, मैंने आपको बताया था बाल अधिकार पढ़ लिए थे ना। बाल अधिकार में पढ़ेगा बालकों के अधिकार, तो इसको पढ़ना और बालकों के अधिकार की बात करते हैं। ठीक, बालकों के अधिकार, बालकों के 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? मानवाधिकार। क्या लिखा जाता है? ठीक, कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मानवाधिकार। ठीक है, अब देखिए एक मानवाधिकार की घोषणा हुई थी। एक क्या हुई थी? मानवाधिकार की घोषणा हुई थी। कब हुई थी? 1948। कब हुई थी? एक क्वेश्चन पूछा जाता है मानवाधिकार की घोषणा कब? ओके, 1948 में हुई थी। तो ये जो घोषणा पत्र है इसके 25वें अनुच्छेद में, इसके 25वें अनुच्छेद में महिलाएं और बच्चे अर्थात स्त्री और बच्चों के संबंध में अनेक सुविधाओं का प्रावधान इसमें किया गया था। हाँ, जो मानवाधिकार की घोषणा है, इस मानवाधिकार की घोषणा में अनेक प्रावधान इसमें किए गए थे और इसमें जो भी समस्याएं थी उनको दूर करने के लिए क्या है, और ये जो घोषणा पत्र था जिसे 20 नवंबर 1989 को हमने पढ़ा था ना, 20 नवंबर 1989 में विभिन्न देशों तथा संयुक्त राष्ट्र संघ के जो भी 191 देश थे उन लोगों ने स्वीकार कर लिया। क्या कर लिया? स्वीकार। इसमें क्या क्या है और इसके संबंध में क्या है तो पढ़ेंगे कि इसमें शिक्षा है, पोषण है, अधिकार है, सुरक्षा है, इन सारे चीज बालकों और महिलाओं के संबंध में
इसमें उल्लेख किया गया। इस मानवाधिकार के घोषणा पत्र समझ रहे हो। और देखा जाए तो इसी के अनुरूप जब हमारा संविधान बना था तो उसमें भी कहीं कहीं परिपुष्टि होती है, जिसमें हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता, 15 अनुच्छेद 15 तो इसमें भी उसी का उल्लेख किया गया है, भेदभाव रहित समानता का अधिकार को उल्लेख किया गया है ना। तो अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 21 आपको बताया है शिक्षा के अधिकार के रूप में शामिल किया गया, जीने का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है, अनुच्छेद 21 है ना। अनुच्छेद 24 7 से 14 वर्ष के बालकों को क्या है औद्योगिक कार्यों से विरत रखा जाए, मतलब उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखा जाए, मतलब बालकों के लिए अनुच्छेद बनाया गया है ना। उसी तरीके से अनुच्छेद 39 शिक्षा का भी क्या है प्रावधान किया गया है, आगे हम इसको पढ़ेंगे। अनुच्छेद 41 काम, शिक्षा और लोक सहायता। 41, 45 अनुच्छेद 45 में हमने कहा कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा 7 से 14 वर्ष के बाद इसमें सभी बच्चों के लिए। 46 में SC ST और जनरल के SC ST और OBC के छात्रों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान किया जाए, ठीक है। तो ये सब बालकों के लिए महत्वपूर्ण अनुच्छेद है ना। अगर एग्जाम में आएगा कि बालकों के लिए कौन कौन से संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं तो एक अनुच्छेद लिख दीजिए, वैसे तो आप लोग को इतना लंबी क्वेश्चन नहीं है, लेकिन वैसे एग्जाम में मेरे सोच में सब पूछे जाते हैं बच्चों के लिए कौन कौन से प्रावधान हमारे भारतीय संविधान में किए गए है ना। तो इसमें तो आप लोग को एक पॉइंट करके पूछेगा अनुच्छेद 21 क्या है, अनुच्छेद 45 क्या है, अनुच्छेद 46 क्या है ना, अनुच्छेद 45 क्या है, ये सब का प्रावधान पूछा जा सकता है, राइट। हाँ, तो इस तरीके से क्या है इसमें आप लोग को लिखना है, ठीक है। जिनेवा घोषणा पत्र भी स्वीकार किया गया था और हमने बताया संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकार सार्वभौमिक घोषणा पत्र को स्वीकार किया था, इसलिए 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, ठीक है। जिसमें बालकों के अधिकारों के संरक्षण के संबंध में बहुत सारे कानून बनाए गए, बहुत सारी चीज को सुविधाएं दिया गया ताकि बालकों का और स्थितियों महिलाओं का क्या है हित और संरक्षण हो सके, ठीक है। और फिर देखिए और संयुक्त राष्ट्र संघ ने बालकों के अधिकारों की घोषणा 20 नवंबर 1989 को 20 नवंबर 1989 को उन्होंने घोषणा कर दी। और इसमें इसका जो मूल उद्देश्य क्या था, बालकों के लिए अर्थात उनके अधिकारों उनकी सुरक्षा के लिए अनेक नवीन प्रावधान किए गए कि किन चीज होने से बच्चों की अच्छी तरीके से सुरक्षा हो सकती। तो इसमें हम लोगों ने उसमें पढ़ा था कि बच्चों को जन्म के तुरंत बाद पंजीकरण क्या है, पंजीकरण कराया जाए और राष्ट्रीयता प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए। मतलब जैसे ही बच्चा जन्म हो तुरंत उसका पंजीकरण कराया जाए और फिर क्या है उसकी राष्ट्रीयता जिसे हम नागरिकता कहते हैं वो भी प्राप्त करने का अधिकार स्वयं ही हो जाए। तो इसमें जैसे ही जन्म लेगा बच्चा तो उसी तरीके से उसका पंजीकरण कराया जाएगा, क्या होगा पंजीकरण कराया जाएगा और राष्ट्रीयता के लिए किसके लिए राष्ट्रीयता के लिए भी तुरंत उसमें क्या है उसके सारे प्रावधान उसको स्वयं मिल जाए। बच्चों का यह अधिकार और संरक्षण होता है ना। तो इसमें क्या है कि इस घोषणा पत्र में जो 20 नवंबर 1989 को निर्धारित किया गया था, संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो निर्धारित किया था उसके विभिन्न उद्देश्य हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है बच्चों और स्त्रियों के लिए विभिन्न प्रावधान किया जाए, उनकी सुरक्षा किया जाए, उनका संरक्षण किया जाए। और इसी के परिप्रेक्ष्य में यह निर्धारित किया गया कि बच्चों के जन्म लेते ही उनका पंजीकरण करा लिया जाए और पंजीकरण के साथ साथ उनके राष्ट्रीयता का अधिकार को मिल जाए, है ना। तो इस तरीके से क्या है और प्रत्येक बच्चों को अपनी राष्ट्रीयता और नाम और पारिवारिक अधिकार बनाए रखने का अधिकार भी रखा जाए।
मतलब मानवाधिकार की जो घोषणा थी, अर्थात तो इसमें ये भी निर्धारित किया गया कि जो भी है वो राष्ट्रीयता उसकी हो, राष्ट्रीयता उसके नाम का ही हो और उसका नाम पर भी उसका अधिकार हो और साथ में उसके पारिवारिक में भी क्या है उसका पूरा अस्तित्व हो। तो ये उसका क्या है अधिकार है, ये उसका क्या है अधिकार है, इसलिए अधिकार रखी जाती है। और फिर क्या है बच्चों के माता पिता को इच्छा के विरुद्ध अलग ना रखा, अर्थात बच्चे को क्या है उनकी इच्छा के विरुद्ध अलग ना रखा जाए, अर्थात उनको उनसे दूर ना रखा जाए, क्योंकि उनसे अगर दूर रख दिया जाएगा माता पिता से तो बच्चे क्या हो जाएंगे अनाथ हो जाएंगे, अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाएगी। तो ये बालकों का अधिकार है, बालकों का अधिकार है, अर्थात वो अपने माँ बाप के संरक्षण में रहेंगे। ठीक है। और इनका क्या है अगर दूर है तो फिर भी क्या है उनका परिवार से क्या होगा अटैचमेंट होना चाहिए होगा, अर्थात उनका क्या है अलग होने के बाद पुनः एक में होने की क्या है सहमति होनी चाहिए। ठीक है। और फिर क्या है बच्चों के अपहरण क्रय विक्रय व्यापार, अगर कोई व्यक्ति इस तरीके से बच्चों का क्रय करता है, व्यापार करता है, विक्रय करता है तो उनके खिलाफ क्या है कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। सरकार समय समय पर क्या है इनके लिए अनेक कानून का निर्माण करती है। ठीक है। उसी तरीके से क्या है कि माता पिता को उनके लिए रखे गए उत्तरदायी व्यक्ति बच्चों के साथ जो व्यवहार करते हैं राष्ट्र उन्हें संरक्षण अर्थात नहीं देगा। क्या है तो इस तरीके से क्या अगर कोई व्यक्ति उनके साथ व्यवहार करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई किया जाएगा, अर्थात जो बालक है इनके साथ कोई भी दुर्व्यवहार नहीं। ठीक है। उसी तरीके से क्या है कि बच्चों को नशीली द्रव्यों के प्रयोग करने से रोका जाए, इसके जो भी नशीली पदार्थ हैं इन नशीली पदार्थों को भी बच्चों से दूर रखा जाए, अर्थात क्या है उनके संपर्क में इस चीजों को लाया न जाए। ठीक है। उसी तरीके से क्या है जहां गोद लेने की मान्यता हो, जैसे गोद लेते हैं तो गोद लेने के नियम में भी क्या है अनेक नियम कानून के तहत ही किसी को गोद लिया जाए, है ना। किसी दत्तक को या किसी को तो कहने का तात्पर्य है अगर किसी व्यक्ति को कोई गोद ले रहा है, दत्तक में ले रहा है तो उसको सारे जो प्रावधान है उस कानून के तहत उसको लिया जाए, है ना। या किसी स्वार्थ बस लिया जाए तो भी क्या है उसमें कानून के दायरे में उसको लाया जाए ताकि कानून के हिसाब से बच्चे का संरक्षण हो सके। उसी तरीके से क्या है इसमें संरक्षण शरणार्थी जो व्यक्ति शरण ले रहा है उनका भी संरक्षण किया जाए, उनकी भी सुरक्षा किया जाए, अर्थात संरक्षण करते समय भी विभिन्न प्रकार की सावधानियां बरती जाए। ऐसा ना हो खाली नाम संरक्षण हो और फिर क्या है उसे दुरुपयोग कराया जाए। तो जो भी शरणार्थी शरण ले रहे हैं तो उनको भी सुख सुविधाओं को ध्यान में रखा जाए, उनकी सुरक्षा को उनकी देखभाल को ठीक से अच्छे से रखा जाए। ठीक है। तो इस तरीके से क्या है उसके बाद क्या है आर्थिक शोषण खतरनाक कार्य शारीरिक मानसिक, अर्थात क्या है उनको हर दृष्टिकोण से बचाना भी होगा, आर्थिक समस्याओं को दूर करना होगा, सामाजिक संपर्क कहाँ कैसे क्या है इन सब पर क्या है उनको ध्यान देना पड़ेगा, अर्थात शारीरिक मानसिक रूप से इनका शोषण नहीं हो रहा है या कहीं समस्याएं उत्पन्न नहीं हो रही है तो इन सबको भी विशेष रूप से ध्यान में रखा जाए। ठीक है। इसी तरीके से क्या है कि इनको लैंगिक शोषण से भी बचाया जाए, अर्थात क्या जिसमें जो भी लैंगिक असमानता है उनसे भी क्या है उनको संरक्षण किया जाए, अर्थात उनसे दूर रखा जाए ताकि उनके ऊपर संसद का विकास न हो पाए। और सशस्त्र युद्ध या संघर्ष या सेना में 15 वर्ष के आयु के बच्चों को न शामिल किया जाए। जो 15 वर्ष आयु से कम है उनको किसी भी सरकारी नौकरी या किसी सेना में शामिल न किया जाए, क्योंकि अगर शुरू से ही तो उनका मानसिक शारीरिक विकास रुक जाएगा। इसलिए क्या है 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों को क्या उसमें शामिल न किया जाए। तो इस तरीके से क्या है उन्होंने ऐसा प्रावधान किया। ठीक है। अच्छा ये हो गया आपको तुमको लिखाना है, सारे पॉइंट लिखाना पड़ेगा। राष्ट्रीय बाल नीति ये भी लिखाना है और शिक्षा का मौलिक अधिकार, शिक्षा का मौलिक अधिकार हम दिखाई दिए हैं।
वही चीज है इसमें। अनुच्छेद 45 बालकों के लिए निःशुल्क मनोरंजन शिक्षा बंद है, तो वही चीज इसमें क्या है उल्लेख किया गया है कि 2002 के द्वारा क्या है इसमें जो अनुच्छेद 21 था उसी में क्या है 21 का जोड़ा गया, 21 ए जोड़ा गया, अर्थात क्या है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अब शिक्षा मूल अधिकार हो गया है। क्या हो गया है मूल अधिकार होगा। 76वें संविधान संशोधन सन 2000 में यह संशोधन कर दिया गया है, जो मूल कर्तव्य था मूल अधिकार हो गया, अनुच्छेद 21 का इसको जोड़ दिया गया। ठीक है, उसी तरीके से इसमें मूल कर्तव्य भी है। मूल कर्तव्य के बारे में भी हमने बताया। वंचित वर्ग सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक। जो सामाजिक रूप से वंचित वर्ग है, जो सामाजिक रूप से वंचित वर्ग का मतलब क्या होता है कि जो निम्न जातियां हैं वह वंचित है, अर्थात समाज में उतना सम्मानित स्थान पर नहीं पहुंच पाए, तो उनको सम्मान के स्तर पर लाना है ना। और शैक्षिक असमानता है, शैक्षिक रूप से वंचित, जो शिक्षा से वंचित हो गए हैं उनको भी शिक्षा देकर समाज के साथ कंधे से कंधा मिला के चल सके। राजनीतिक रूप से इसीलिए सरकार राजनीतिक रूप से सीट फिक्स करती है कि यहाँ एससी सीट होगा, ओबीसी सीट होगा, जनरल सीट होगा, ताकि क्या है ये राजनीतिक जो असमानताएं हैं वो राजनीतिक असमानताएं दूर किया जा सके। ठीक है, तो ये आपका ठीक है ना। और इसमें कोई क्वेश्चन दिक्कत आ रहा है उसमें अब हम लोग उसी को बहुत विस्तार रूप से पढ़ेंगे। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार 2009 क्या है, इसको हम लोग 2009 के परिपेक्ष में पढ़ेंगे कि किस तरीके से इसमें सुधार हुआ है और फिर कौन सी चीज इसमें शामिल किया गया है। अब उसी चीज को हम लोग क्या थोड़ा सा लेंदी करेंगे, विस्तृत को पढ़ेंगे, है ना। शिक्षा वो है और इसके बाद क्या है मिशनरी और श्री राम को साइंस ग्रांड ईस्ट इंडिया कंपनी का शैक्षिक प्रयास। प्राच्य और पाश्चात्य विवाद एग्जाम में आपके आता ही है। 1813 का चार्टर एक्ट और 1833 का चार्टर एक्ट है ना। इसको हमने बताया था जब ब्रिटिश कंपनी थी, जब ब्रिटिश कंपनियां थी तो शिक्षा का विकास करने के लिए अब इसमें संस्कृत साहित्य और पाश्चात्य इन दोनों पर व्यय करने के लिए 1 लाख रुपए क्या है इन्होंने ग्रांट के रूप में अनुमति दिया था। लेकिन ये निर्धारित नहीं किया था इस पैसे का किस पर इन्वेस्ट किया जाएगा, इस पैसे पर क्या है किस पर इन्वेस्ट किया जाएगा। तो बाद में इसी के लिए मैकाले घोषणा पत्र आया था, लॉर्ड मैकाले का घोषणा पत्र। उन्होंने ये निर्धारित किया था कि जो मैकाले का घोषणा पत्र है ये अंग्रेजी पर पैसा खर्च किया जाए संस्कृत साहित्य पर। तो उन्होंने क्या बताया था अंग्रेजी पर पैसा खर्च है ना। तो उसी के संबंध में 1813 और 1833 तो इसी के संदर्भ में प्राच्य पाश्चात्य विवाद इसी को हम लोग क्या है आगे ये भी आएगा और एग्जाम में आएगा ही आएगा, है ना। लॉर्ड मैकाले का घोषणा पत्र, निस्यंदन सिद्धांत आएगा, एक आएगा निस्यंदन करके खनन सिद्धांत कहा जाता है लॉर्ड मैकाले का, इसको हम लोग आगे पढ़ें। ठीक है, दिया भी निस्यंदन सिद्धांत। हेलो किसकी लगा देना, लगा दो।